इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और साबिक एमएलए फकीर मोहम्मद खान ने तुलसी बाग श्रीनगर में अपने क्वार्टर में मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली है। इस वाकये में उनकी मौत वाक़ा हो गई है। इसकी खबर मिलते ही पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। लाश का पोस्टमार्टम किया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने भी इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और कहा कि उनकी मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि फकीर मोहम्मद खान ने बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और वो बीजेपी के वफादार कारकुन थे। सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। अफसोस की बात है, मैंने उसके बारे में हाउस को इन्फॉर्मेशन दी और जिस तरह हुआ शायद अलमारी तोड़ के अपने पीएसओ के बंदूक का इस्तेमाल किया। मैं तो सिर्फ उनके घर वालों के साथ ताज़ियत का इजहार और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में जगह मिले। ये उन पे क्या गुजरी, क्या मुश्किलात थे, क्या परेशानी थी जिसके वजह से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, ये हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। देखिए, बहुत बड़ा लॉस है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए। जिस तरह से फार्मर एमएलए और इस बार जो गुरेज से हमारे कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, बहुत कम मार्जिन से हार चुके थे। बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आज उठाना पड़ा जब हमने देखा कि फकीर मोहम्मद खान साहब हमारे बीच नहीं रहे। अब फकीर मोहम्मद खान साहब किस तरह से मारे, क्या एंगल इसका हो सकता है, ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इनिशियली जो हमने देखा है कि फकीर मोहम्मद खान साहब के साथ उसके दो पीएसओज अंदर रह रहे थे, फैमिली मेंबर कोई नहीं था और फकीर मोहम्मद खान वहां मुर्दा पड़े थे। अब पुलिस ने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए थोड़ा सा, पुलिस क्या एंगल देखती है, कहीं सुसाइड है या कुछ और एंगल हो सकता है, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस। प्रेमा फैशी की अगर हम बात करेंगे तो बॉडी जिस तरह से पाई गई, क्या लगता है आपको, गोलियों के निशान थे? देखिए, सिंगल एक बुलेट लगा था इसकी बॉडी पे, सीने पे इसकी गोली लगी थी और देखने वाली बात है कि इसकी सिक्योरिटी भी अंदर थे और इसको गोली लगी है। किन हालात में लगी है, कैसे लगी है, किस तरह से लगी है, अभी देखने वाली बात है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है, हमें पुलिस के ही का वेट करना चाहिए। खासकर इसकी सिक्योरिटी जो इसके साथ है वो भी तो वही थी और किन हालात में फकीर खान साहब की मौत हुई है, हमें अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से। तो इनका पॉलिटिकल कैरियर अगर देखेंगे तो काफी स्ट्रगल किया है उन्होंने, एक बार नुमाइंदगी भी की है, तो ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ वजूहत ऐसी हो सकती है, ये डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फेस था जम्मू कश्मीर का, खासकर उस इलाके का। एमएलए भी रह चुके, इस बार बहुत कम मार्जिन से हार चुके। और जहां तक सिट्रस की बात है, कल शाम मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि खान साहब के चेहरे पे कोई सिट्रस या उस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बात की। मुझे बहुत अच्छे हेल्दी भी लगे और बहुत हैसियत के मुझसे मिले हैं। अब मुझे लगता है कि क्या जिस तरह से उनकी मौत वाक़ा हुई है, एक रहस्य है, ये रहस्य को पुलिस सुलझा रही, देखना थोड़ा वेट करें हैं, पुलिस का वर्जन देती है। आज जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं तारीखी जामिया मस्जिद के बाहर बैठा था तो वहाँ पर ऐसा ही अफवाह हुई कि आपके लीडर फकीर मोहम्मद खान साहब उसकी डेथ हो गई है। तो हम तुरंत अभी दौड़े हैं, तो हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें पता नहीं है, अंदर छोड़ते भी नहीं है। बहुत बड़ा सदमा है। जिंदगी में पहले बार हमें सब कुछ हमारा अभी तिलेल गुरेज का सब कुछ लुट चुका, क्योंकि गरीबों की आवाज थी, हम पहाड़ी गरीब लोग हैं, तो हमारी आवाज फकीर मोहम्मद खान साहब था जिसने हम गरीबों को आज तक अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद उसने काफी सहारा दिया था लोगों को, गरीब लोगों को। तो आज हम बेसहारा होते, बड़ा अफसोस है, बड़ा सदमा है। कैसे, किन लफ्जों में मैं बयान करूं? फकीर मोहम्मद खान साहब हमारा पार्टी का लीडर था, बहुत अच्छा। पहले उसने जीता आज़ाद उम्मीदवार, उसके बाद वो कांग्रेस में भी रहा, उसके बाद इस साल बीजेपी में था, 1000 वोट से हारा था। बहुत सारे सर, कहने की बात ही नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उसके 2 बॉडीगार्ड्स थे बस, और हमें अभी तक नहीं सुना। उसके बाद देखेंगे, जब तक डीडीसी चेयरमैन साहब भी आएगा उससे बात करेंगे, उसके बाद हम खुलासा करेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनका मंसूबा मैच जीतना है, इसीलिए वो एहतियात से खेल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 370 के खात्मे से क्या हासिल हुआ।
महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट कश्मीर के लिए नहीं बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए था, ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा कि महाराजा के कवानीन को किसने बदला? गैर मकामी लोगों की आमद की वजह से जम्मू सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने स्मार्ट सिटी का तस्वुर नताइज देने में नाकाम रहा है। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे ताकि शहरों पर दबाव कम हो। जम्मू और कश्मीर दोनों की सकाफत का तहफ्फुज एनसी का एजेंडा है। अफसरान और मुलाजमीन को जम्मू, दिल्ली और श्रीनगर में रिहाइश फराहम करेंगे। चार्टर परवाजों पर 3 सालों के दौरान 15 करोड़ खर्च किए गए। हमारे पास अपना हवाई जहाज है जो इस्तेमाल नहीं किया गया। मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। ये तमाम बातें उमर अब्दुल्ला ने आज कही। साथ ही कहा कि मीडिया पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। खबर नशर करने से पहले इसकी तस्दीक जरूर कर ले, इसकी ऑथेंटिसिटी जरूर कर ले। सीआईडी वेरिफिकेशन में ताखीर पर तशवीश दुरुस्त है। एक शख्स को सजा दी जा रही है क्योंकि उसका रिश्तेदार किसी दहशतगर्दी या जुर्म में मुलविस था। इस अमल को लचकदार बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी पहचान हमारी जमीन की वजह से है। रोशनी एक्ट को दोबारा नाफिज करने की जरूरत है। अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। जी हां, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अरकान असेंबली यानी जितने भी एमएलएज हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। कानून साजों की सीडीएफ 3 से बढ़ाकर 4 करोड़ होगी। कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं। अब एक भारत की बात की। एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पे मुझसे पूछिए ना, आप कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज के इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है। वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है, चिंता है। मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है। आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब। वो जम्मू के लोगों को, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। तो सुना आपने सीएम उमर अब्दुल्ला सदन में कह रहे थे, असेंबली में कह रहे थे कि 370 पे क्या था और महाराजा ने ये क्यों लाया था। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुल्क का कोई भी शहरी जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने की वजह से आइन के मुकम्मल निफाज को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव जिहाद को खत्म कर दिया जाएगा। आज मैंने सबको मुबारकबाद दी कि 90 एमएलएज ने भारत के संविधान के अनुसार पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में शपथ ली है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथियों को बहुत मिर्ची लगी, इससे परेशान हो गए। उन्हें पता ही नहीं था, वो ले चुके हैं शपथ। दूसरा, मैंने इन्हें बताया कि एक लेजिस्लेटिव जिहाद यहां पे जो छिड़ा है, इस लेजिस्लेचर को
उन लैंड जहादियों की प्रोटेक्शन का सदन बनाया गया है, जिन जहादियों ने यहां पे डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है। और जिस महाराजा साहब के कानून की ये बात कर रहे हैं, महाराजा बहादुर ने वो कानून तब भी लैंड जहादियों के खिलाफ लाया था, क्योंकि जम्मू की जमीन पर नजर थी उन लैंड जहादियों को। तो कहते हैं महाराज का इंसल्ट आपने किया, आपने लैंड यहाँ पे बाहरी लोगों को दी, उन्होंने भारत एक है, भारत अखंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का आ सकता है। अगर कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जमीन ले सकता है तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर लेगा? अगर कश्मीर का व्यक्ति हरियाणा में जमीन खरीद सकता है तो हरियाणा का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकता है? भारत अखंड है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट। स्टेट के पीछे आइडिया 2 नेशन थ्योरी की ये रखते हैं, जिना की थ्योरी रखते हैं, आइडिया पाकिस्तान ये रखते हैं। ये कभी हो नहीं सकता है। आप पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। क्या शिनाख्त है? कौन सी शिनाख्त तुम्हारी छीनी गई? 370 कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं, एक पहचान पूरे भारत की पहचान है। और इस नारे को आज पूर्ण रूप से इस सदन में भी हमने रखा कि पूरे भारत की एक पहचान है। कश्मीर से आए हुए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ये कहें कि हमारी शिनाख्त अलग है। क्या शिनाख्त है तुम्हारी? धर्म के आधार पे तुम अलग स्टेट ढूंढ रहे हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारत का पूरा संविधान लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे संविधान लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा। 370 हट चुका है, संविधान पूर्ण आ चुका है, लेजिस्लेटिव जहाद ध्वस्त होगा और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान होगा। पीएम उमर अब्दुल्ला ने सुनील शर्मा के बयान पर कहा कि बीजेपी हर चीज में मजहब को लाती है और अगर कोई उनके मजहब के बारे में कुछ कहे तो उनको बुरा लगता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अपोजिशन लीडर बाहर के लोगों को जमीन देने के हक में हैं तो वो उन्हें पडर किश्तवाड़ ले जाएं। हर चीज में जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आता। अब फिर इनको ये गुस्सा हो जाते हैं जब कोई दूसरा मेंबर उनके मजहब के बारे में बात करता है। बेहतर यही होगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी के मजहब को ठेस पहुंचे। मजहब के जज्बात सबके होते हैं और आपने आज देखा बीजेपी के मेंबर बहुत नाराज हुए क्योंकि एक मेंबर ने शायद कोई गलत बात की जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। मैं मान के चलता हूं उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर जब एलओपी साहब की तरफ से बार बार ये जिहाद लफ्ज क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता, ये भी गलत है। अगर हम हरियाणा में लैंड ले सकते तो हरियाणा का जिहाद क्यों नहीं? तो अपने घर में बसाए, उनको किसने रोका? किसने रोका उनको? ना बसाए, वहां पे ले जाए उनको पाडर और बसाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, ले जाए। और उमर अब्दुल्ला के बयानात पर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दफा 370 की मनसूखी की वजह से जम्मू के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। शर्मा ने कहा कि महाराजा ने जम्मू के लोगों की जमीनें और नौकरियां बचाने के लिए दफा 370 नाफिज किया था। देखिए, जिस स्पिरिट में उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि वो सही था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट कानून बनाया था। उस वक्त यही मंशा थी कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट थी और गरीब स्टेट भी थी और पंजाब हरियाणा एफ्लुएंट थे बाहर के लोग, और उस वक्त ज़मीन को बचाने के लिए कि यहाँ की ज़मीनें, जैसे हिमाचल को प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 371, डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रोटेक्शन है कि वहाँ की ज़मीन जो एफ्लुएंट लोग हैं अगर वो ही खरीदेंगे तो वहाँ के लोकल लोग जो है वो बेकार हो जाएंगे, एक ज़माना आएगा लैंडलेस हो जाएंगे। और इसलिए ये कानून जो है उस वक्त बनाया गया था। बाद में वो 370 के रूप में दोबारा आया कि बाहर का कोई आदमी ज़मीन, नौकरी और वो नहीं कर सकता। आज जिस तरह से जम्मू प्रदेश के ही ज़मीन जो है 11 लोगों को 2100 कनाल ज़मीन अलाट हुई है और मुख्तलिफ लोगों को है, तो वो 200 कनाल 300 कनाल ज़मीन जो है वो लोगों को अलाट की जा रही है। तो यहाँ की ज़मीन लूटी जा रही है। यहाँ के रिसोर्सेज जो है पहाड़, नदियाँ, नाले और जो बजरी और रेत घोड़े वाले, खच्चर वाला वो बेचता था, अपनी रोजी भी कमाता था। लोगों को सस्ती बजरी रेत मिलता था। जो 4000 की ट्राली या टैंकर ट्रक आता था, आज 24,000 का है। लोगों को महंगाई का उसका नुकसान हो रहा है। यहाँ से रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं,
ज़मीन जो है वो जहाँ से जा रही है, नौकरी भी सबके लिए खोल दी गई, और जो कानून हिमाचल में है वो भी यहाँ नहीं है। तो नेबरिंग स्टेट हिमाचल में अगर वो ज़रूरत है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं? क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद की वजह से और बड़ी वजह से लोग तो जाते नहीं, तो जम्मू का ही नुकसान होगा। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई है, ड्रग माफिया हो गया है। यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि 370 के टूटने के बाद हमारी ज़मीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्स महफूज नहीं है। हमने ये मांग की है स्टेटहुड को वापस बहाल किया जाए और उसके साथ वो सेफ गार्ड्स जो बाकी स्टेटों में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, उस तरह की प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर को दी जाए। यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन और नौकरी को लुटा ना जाए, तो उस रूप में जम्मू को ज़्यादा नुकसान होगा। और महाराजा हरि सिंह ने ये कानून इसीलिए बनाया था कि यहाँ के लोगों की ज़मीन, नौकरी आज तक, इसीलिए आज तक छत के बिना कोई जम्मू कश्मीर में नहीं था। हर एक के पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी और उस पर वो खुशहाल था। बाकी कई स्टेटों से, गुजरात से खुशहाल था, लेकिन आज जो है वो नुकसान हो रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा अल्ताफ अहमद वानी ने बीजेपी पर मनफी सियासत करने का इल्जाम लगाया है। वानी ने कहा कि वो गैर मकामी लोगों की तरफ से सरमायाकारी की मुखालफत नहीं करते, बल्कि सिर्फ बाहर के लोगों को जमीन बेचने के ख्याल के खिलाफ हैं। अगर आपने देखा होगा हाउस में आज ग्रांट्स थे, तो जो एलओपी साहब थे उसने जो अपनी तकरीर में कहा कि आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज पहली बार हमने आइन के हिसाब से हलफ उठाया। हम तो तीसरी बार मैंने आज एज पर लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हलफ उठाया। एक तो उसने वो कर दी, दूसरा वो बार बार कहते हैं कि महाराजा की तो बात हमने हाउस में कही नहीं, कि हमने तो किसी जगह नहीं कहा। हमने इतना कहा महाराजा ने डोमिसाइल रखा था, आप लोगों ने हटाया। महाराजा ने 35 से लाया था, आप लोगों ने हटाया। महाराजा ने रणबीर पैनल कोड यहाँ पे लॉ चल रहा था, आप लोगों ने उसको हटाया। तो हमने कहां पे तौहीन की? आप लोगों ने महाराजा की तौहीन की। उसके साथ साथ जहां तक उमर साहब की बात है, यहाँ 370 की बात है, देखिए हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हम उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। लेकिन हमने ये कहा कि अगर ज़मीनों की बात है, हम बाहर किसी को जो हमारी ज़मीन है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। हमारी नौकरियां, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, उसके लिए वो, उसकी नौकरी के लिए वो उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। अब उमर साहब ने आज रेफरेंस दी हरियाणा की, ये हिमाचल की। आप या मैं हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकते हैं। अब आप कह रहे हो नहीं, इट शुड बी ओनली इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर में ना हो, बाकी वहां पे आप 70% जो नौकरी आपको लगानी है वो तो लोकल लगानी है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे लोकल उसको मिलनी चाहिए नौकरियां, उस पर क्यों मिर्ची लगती है? मुझे लग रहा है कि इनको समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट, अच्छा स्टेट को यूटी बनाया उन लोगों ने बनाया, तो अगर यूटी की बात है तो वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स कि हमारे लिए सही क्या, हमारे लोगों के लिए सही क्या है। बीट असाइड ऑल रिलीजियस, हम सारे इकट्ठे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा है, शेख साहब का नारा है, शेख साहब का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम इकट्ठे हैं सारे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। सही। सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, विमल नेगी की मौत के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को पद से हटाने का फैसला काफी नहीं, सीबीआई जांच की सिफारिश करे सरकार। विमल नेगी की मौत के मामले में पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला थाने में मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल देसराज को सरकार ने किया सस्पेंड। इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज। एचपीपीसीएल के एमडी हरिकेश मीणा पद से हटाए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा को सौंपा गया विमल नेगी की मौत की जांच का जिम्मा। ओमकार शर्मा को 15 दिन के भीतर देनी होगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की बसों पर आतंकी भिंडरावाला के पोस्टर को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच टकराव जारी। हिमाचल परिवहन विभाग ने पंजाब के होशियारपुर के 10 रूट किए सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बनी इलाके में ढोलरू परंपरा निभाने चंबा पहुंचे लोग। चैत्र मास की महिमा गीतों के जरिए बताने की सदियों से चली आ रही ये परंपरा। चंबा में दिखा न्यूज़ 18 की खबर का असर। ओबड़ी वार्ड में खस्ता हाल सड़क से हो रही परेशानी की खबर पर जागा प्रशासन। सड़क की मरम्मत का काम शुरू। चंबा में आवारा पशुओं का आतंक। आवारा पशुओं की वजह से लोगों को चोटिल होने का बना रहता है खतरा। यातायात भी होता है बाधित।
अस्थायी मजदूरों की स्थायी नियुक्ति को लेकर गठित समिति पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, मामले को दबाने के लिए समिति का गठन। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर काजीगुंड में सड़क हादसे में 9 लोग हुए घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। नौगाम सोनावारी के लोग स्टेडियम का वादा पूरा न होने से निराश। प्रशासन ने बदला फैसला, सिर्फ औद्योगिक कार्यों के लिए आरक्षित की जमीन। लद्दाख के द्रास क्षेत्र में दर उल तबलीग में इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। प्रशासन, सेना, सम्मानित नागरिकों ने लिया हिस्सा। मेंढर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों ने शिरकत की। जम्मू में एक शख्स ने अपनी पत्नी को डंडे से पीटा। बेटी ने वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। शिमला में एचआरटीसी के टैक्सी ड्राइवर और पर्यटकों के बीच विवाद। चंडीगढ़ से आए पर्यटकों ने टैक्सी चालक पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। मैक्लोडगंज में एक आध्यात्मिक गुरु पर एनआरआई महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। दर्ज एफआईआर। आरोपी से पुलिस ने की पूछताछ। विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विभागों में खाली पड़े पदों को लेकर दिया बयान। कहा, सरकार इन पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। एजेंसियों को रिक्त पदों के संबंध में भेजी गई सिफारिश। प्रश्नकाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अल्ताफ वानी ने उठाया ऐश मकाम में डिग्री कॉलेज और पहलगाम में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना का मुद्दा। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू का जवाब, कानूनी पहलुओं के तहत होगा काम। निर्दलीय विधायक रामेश्वर सिंह ने उमर सरकार का किया समर्थन। जो समस्याएं अटकी हुई थी वो अब हल होंगी। सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। बीजेपी को सिर्फ कहना आता है, करना नहीं। पीडीपी विधायक मीर फयाज ने उमर सरकार ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर पर यह खास बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। आम आदमी पार्टी रुकन मेराज मलिक ने शराब से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में शराब को आम बीजेपी ने किया। मलिक का कहना है कि उन्होंने जो कुछ मुशाहिदा किया उसे ही अल्फाज का जामा पहनाया है। को जवाब देना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्होंने शराब के नशे में वोट लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जम्मू के मंदिरों के शहर में इन्होंने शराब को आम किया है, तो ये जवाब हिंदू इसलिए मैंने कहा क्योंकि उस वक्त बीजेपी थी और बीजेपी को ज्यादा समर्थन करने वाले लोग, सुन लीजिए, पीने वाला मुसलमान भी है, हिंदू भी है, पीने में किसी को परहेज नहीं है, लेकिन शरेआम अगर शरेआम नीलाम किया जाता है तो उस धर्म में ज्यादातर मुझे दिखा है, मैं नहीं कहता हूँ मुसलमान नहीं पीता, पीता है, डेटा है आपके पास, पीता है, और क्या, सब डाटा लेकर आया हूँ, बात करेंगे। बीजेपी कहती है कि ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। किसको हाँ, तो जब मंदिरों के शहर में दुकानों की बिक्री हो रही थी, माओं पे लाठियां चल रही थी, वो कह रहे थे स्कूलों और मंदिरों के शहर में मत लाओ, तब ये बीजेपी कहाँ थी, तब धर्म कहाँ था इनका। कल इधर कटरा के अंदर शराब पी गई, जिस कटरा के सम्मानित किया जाता है, तब भाजपा क्या कर रही है। आप ऐसी बेहुदा बातें मत करिए यार हमारे साथ। मैं ये कह रहा हूं कि इनको हक नहीं है धर्म की बात रखने का। इन्होंने धर्म को यहाँ पे लुटते हुए मैंने देखा है। क्या माओं ने डंडे खाए नहीं है? वो कौन थे? वो कौन थे जो जम्मू के अंदर डंडे खा रहे थे? और वो शराब बेचने वाले थे कौन? और वो मारने वाला कौन था? यही वो हिंदू है, यही वो भाजपा है जिन्होंने नीलाम किया। जिस बात को आप उछाल रहे हैं, आप ये मत भूलिए कि मुस्लिम भी पीता है, हिंदू भी पीता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि शरेआम अगर पिया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम जब पीता है तो उसे पकड़ा जाता है, उसे पूछा जाता है, ये सच्चाई है। उसे इलाके के अंदर आने नहीं दिया जाता है अगर वो शरेआम शराब पीता है। लेकिन गलियों में, नालियों में और शादी होती है, वो त्योहार नहीं है। शादी भी त्योहार होता है और शादी के अंदर तो ये चीजें होती है। ऐसा नहीं है, मैं बात करूंगा, जब बात शराब पे छेड़ी दी है तो छेड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो पहली बार मुंह से निकल गया, वो किसी माहौल में निकल गया, ऐसा नहीं है। पीने वाले सारे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको आम किया है वो फिरका एक ही है। भाजपा के अंदर जितने भी एमएलए हैं वो हिंदू तबके से हैं, और मंदिरों के शहर में अगर शराब की बिक्री हो रही है तो बेचने वाला भी वही है। यहाँ पर मुझे जम्मू में बता दीजिए एक मुस्लिम की कहाँ है दुकान? अब जब टेम्पर अंदर खराब करेंगे तो बाहर कितना ही दिमाग रहेगा। कोई बात नहीं है, अगर किसी को ठेस पहुंची होगी हम शर्मिंदा हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नौजवानों को और नस्लों को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो दिखता है कम से कम वो तो बोलो। मैंने ऐसा ही माहौल देखा है।
और बीजेपी रुकन असेंबली विक्रम रंधावा ने महराज मलिक के बयान की पुरजोर अंदाज में इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि वो मुसलमान है या नहीं इसका पता करना चाहिए, उनकी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मैंने पहले भी बात की, कल हमने हाउस में भी कहा कि इसकी छोटी मानसिकता पे हाउस को निगरानी रखनी चाहिए। ये हाउस की सैंक्टिटी को हर्ट करता है, बेबुनियाद इश्यूज को उठा के सिर्फ टीआरपी हासिल करनी और सोशल मीडिया पे जिंदा रहने का प्रयास करता है। ये गलतफहमी का शिकार है। इसको इस बात की अकल होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि ये रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में हम दूसरे धर्म की क्या निंदा करनी है, हमें अपने धर्म का ही पालन करना होता है। ये मुझे लगता है मुसलमान भी ढंग का है कि नहीं है, वो भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को ध्यान देना चाहिए। इसके पता करवानी चाहिए कि इसका डीएनए टेस्ट करवाइए, ये है क्या। सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए कुछ भी बेबाक बकता रहता है। आने वाले दिनों में इसको बताएंगे कि इनका जवाब क्या होता है, हिंदू शराब पीता है कि मुसलमान पीता है। और महराज मलिक के बयान के बाद बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। असेंबली में मलिक और बलवंत सिंह मनकोटिया के दरमियान जबरदस्त लफ्जी जंग हुई। मनकोटिया ने मलिक से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जज्बात की तौहीन की गई है। मनकोटिया ने कहा कि वो महराज के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू बिरादरी की तौहीन की है। मलिक ने कहा कि उन्होंने किसी बिरादरी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ यह कहा कि बीजेपी ने शराब के कारोबार की हौसला अफजाई की है। बीजेपी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि एनसी महराज मलिक को तकसीम पैदा करने और फिक़ा और फसादात शुरू करने की तरगीब दे रही है ताकि लोगों का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाया जा सके। एनसी लीडर तनवीर सादिक ने इस इल्जाम की तरदीद की। बीजेपी में ज्यादातर मेजॉरिटी कोई मुस्लिम एमएलए तो है नहीं। मैंने इनकी बात रखी है, खुद को हिंदू कहते हैं, मैंने इन हिंदुओं की बात की। हिंदू सबके लिए नहीं, ये वाले हिंदू, और ये हिंदू नहीं है। 2019 के बाद लिख पर पॉलिसी इन्होंने लाई तो दुकानें इतनी बढ़ाई, गांव तक पहुंचाई, तो उसके बावजूद भी रेवेन्यू कहाँ गया। ब्लैक में स्मगलिंग हुई, पता कर लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जब दुकानें इतनी हैं, बिक्री इतनी हो रही है, तो पैसा कहाँ। उस पैसे का हिसाब मैंने कहा। एलजी के दौर में दुकानों को बेचा गया, 5% से कमीशन बढ़ाकर 20% पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खजाने में खाली क्यों, कमी क्यों है। आप ये पढ़ लीजिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है और ये एलजी के दौरा हुआ है। देखिए, उसने सीधा और साफ शब्दों में बोला कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग त्योहार के दिन शराब पीते हैं, और ये इसको किसने अथॉरिटी दी कि हिंदू धर्म को सर्टिफिकेट देगा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। किसने इसको अथॉरिटी दे दी। इसका मतलब ये ज्यादा इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा छूट दी और इस तरीके का एक धर्म की भावनाओं को आहत करेगा और उनका अलायंस पार्टनर है और यहाँ पे दंगे भड़काएगा पूरे देश के अंदर, और ये इसको कतई माफ नहीं किया जाएगा। और हमारे धर्म के खिलाफ जो बोलेगा उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। आपका क्या, आपने भी कुछ डिमांड रखी थी? हमने उसके अंदर माफी मांगी, उसने नहीं मांगी माफी। फिर गवर्नर साहब के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है उसके अंदर। किस अथॉरिटी के साथ बोल रहा है वो, किसने उसको परमिशन दी। कौन सा कानून है कि असेंबली के अंदर आप गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ बात करो। किसने अथॉरिटी दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये उसका अलायंस पार्टनर बना के इस तरीके की बातें उनसे करवा रही है। तो आप एक्शन चाहते हैं? डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने डाटा भी कुछ दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, शराब की दुकानें खुल रही है। वो अलग बात है, वो तो हर आदमी का अधिकार है कि जिसमें उनको सो लगता है गलत हुआ ठीक हुआ बात कर सकता है, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो डाटा दे किसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत हुआ तो हुआ है, ठीक हुआ तो हुआ है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि धर्म के खिलाफ अगर बोलेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं क्रिमिनल राइट्स करवाने। डेफिनेटली तो ये क्या है, आप सीधा एक धर्म को इस तरीके से हिट कर रहे हैं और दूसरे धर्म का आदमी हिट कर रहा है, तो ये क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ पे ये पूरे देश में होगा इस तरीके का। उसके बॉस ने भी ऐसे किया था, देश में इस तरीके की साजिशें रची थी, और ये भी ये प्लांटेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वो इनडायरेक्ट वे से करवाना चाहते हैं, इससे मतलब पोलराइज करवाना चाहते हैं। क्यों पोलराइज, क्या मतलब मकसद क्या है कि डिवीजन हो? मकसद क्या है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कुछ नहीं हो रहा है, तो अब लोगों का टेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का साजिश रची जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक्यूजिंग एनसी की वो डाइवर्ट कर, अलायंस पार्टनर है उनका, अलायंस पार्टनर है। और एक्यूजिंग क्या, सीधी बात है कि वही करवा रहे हैं और कौन करवा रहा है। उनको पता है हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरीके से लोगों का टेंशन डाइवर्ट करेंगे। तो और कौन बोला, सरकार की तरफ से बोल रहा है ना वो, तो उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगता है। मनकोटिया साहब कुछ भी बोले तो उसका जवाब तो नहीं दूंगा ना मैं। वो कुछ भी बोले, लेकिन ये जानते हैं आप कम्युनल टेंशन कौन करना चाहते हैं। वो जिस मेंबर की बात करे वो हमारा मेंबर नहीं है। बट ही इज सपोर्टिंग यू, दैट इज अनदर स्टोरी। वो एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी से है। अगर उसने कोई बात कही है जो कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, हम उसको कंडेम करते हैं, हम कंडेम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्कूल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा मेंबर नहीं है। हमारे मेंबर में किसी ने बात की होती तो उस पर एक्शन हुआ होता। अगर उसने महराज मलिक या जिसने भी ऐसी कोई बात की है तो मुझे लगता है वो गलत है। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। वो एमएलए हैं, वो जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं।
अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम ऐसी चीजें कभी होने नहीं देंगे। यू सपोर्ट एक्शन अगेंस्ट हिम? सी अगर उसने कोई भी चीज किया, कहा हो या कहा ऐसी कोई चीज जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है तो वो गलत है। एक आजाद रुकन शब्बीर कुले ने कहा है कि हेलीकॉप्टर और वीआईपीज के दीगर चीजों पर भारी रकम खर्च की गई है। एनसीआर खान ने इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वीआईपीज के सफर व आराइश पर अवामी पैसे के बेदरीग खर्च पर ऐवान कमेटी बनानी चाहिए। एनसी और बीजेपी मेंबरान के दरमियान लफ्जी जंग हुई। बीजेपी ने एनसी पर इस मसले पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। कुले ने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान अवाम के पैसे के बेदरीग खर्च की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। हुक्मरान इत्तेहाद ने हाउस कमेटी का मुतालबा किया। बीजेपी ने कहा कि ठोस सबूत पेश किया जाए। कुले ने यानी शब्बीर कुले ने इल्जाम की तायद के लिए कागजात दिए। स्पीकर ने कहा कि सीएम के जवाब का इंतजार करें और उम्मीद है कि अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। मैंने इनसे पूछा था कौन से डिग्रीज यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, या डिग्रीज कौन है, या तो बम्बई से आए हैं डिग्रीज, या वो बिहार से आ गए, या वो गुजरात से आ गए, या यूपी से आ गए। कौन से डिग्रीज जहाँ हम 5.5 करोड़ एवरेज हम 1-2 करोड़ 19 करोड़ है, 115 करोड़ है, 113 करोड़ है, 121 करोड़ है। इतने बड़े रकम एक डिग्रीज के लिए खर्च करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों हम इतना पैसा खर्च करें, क्यों हमने इतना पैसा जाया किया। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में एक हाउस कमेटी बनाएं जिसमें सारे लोग शामिल हों और वो इसकी तह तक जाए और ये साबित और इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए और टाइम। हाँ, ये जो सरकार की तरफ से मेंबर है टेरिटरी बेंचेस का, इस तरीके की डिमांड करना जायज नहीं है। सरकार के पास अथॉरिटी है, पूरी अथॉरिटी है। कौन रोकता है कि किसने करप्शन किया और उसको जांच नहीं की जाए। लेकिन आप जो न्यूज बनाना चाहते हैं, जो गैलरीज को एड्रेस करना चाहते हैं, वो जायज नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, बैठिए, बात करिए, जिसकी जांच करानी करवाइए। लेकिन जिस तर्ज पे जो आपकी मंशा है, वो जो मंशा है, मंशा ठीक नहीं है। काडीपुरा अनंतनाग में, जी हां, काडीपुरा अनंतनाग में आग की एक भयानक वारदात में 1 दर्जन से ज्यादा मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। कई मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। बाद दोपहर आग अचानक नमूदार हुई। उसने फौरी तौर पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। गुंजान आबादी वाले इलाके की वजह से आग जल्द ही फैल गई। अगरचे आग पर काबू पाने के लिए महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने पूरे जिले से अपनी टीमें तलब की, ताहम आग ने काफी नुकसान कर दिया। पुलिस इंतजामिया और मकामी लोगों ने आग को बुझाने में अहम रोल अदा किया। कई कुंबे बेघर हो गए, जबकि आग से हुए नुकसानात का तखमीना लगाना बाकी है। ये आप देख रहे हैं, ये आग के शोले जो हैं, ये भयानक शोले, ये बिल्कुल ये दर्शाता है, ये जाहिर कर रहा है कि आग किस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां आई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से कितनी गाड़ियां होंगी अभी? 20 गाड़ियां। तो इसका मतलब है आग ज्यादा भयानक है। काडीपुरा अनंतनाग में आग की भयानक वारदात, और इस आग की भयानक वारदात में कई मकानात जो है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड अमला, पुलिस, इंतजामिया और यहाँ मकामी लोग, मकामी नौजवान जो है आग बुझाने में लगे। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काडीपुरा अनंतनाग। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। गोल्डी मसाले के सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, विमल नेगी की मौत के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को पद से हटाने का फैसला काफी नहीं, सीबीआई जांच की सिफारिश करे सरकार। विमल नेगी की मौत के मामले में पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला थाने में मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल देसराज को सरकार ने किया सस्पेंड। इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज। एचपीपीसीएल के एमडी हरिकेश मीणा पद से हटाए गए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा को सौंपा गया विमल नेगी की मौत की जांच का जिम्मा। ओमकार शर्मा को 15 दिन के भीतर देनी होगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की बसों पर आतंकी भिंडरावाला के पोस्टर को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच टकराव जारी। हिमाचल परिवहन विभाग ने पंजाब के होशियारपुर के 10 रूट किए सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बनी इलाके में ढोलरू परंपरा निभाने चंबा पहुंचे लोग। चैत्र मास की महिमा गीतों के जरिए बताने की सदियों से चली आ रही ये परंपरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। श्रीनगर के इलाके गुलशनाबाद हैदरपुरा के मकीनों ने इल्जाम लगाया है कि मुतल्लिकीन की बेहिसी के बायस इलाके का निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसकी वजह से सैकड़ों घर और गलियां ज़ेर आब आ गई हैं। मकीनों का कहना था कि महकमा कोऑपरेटिव की एक खस्ता हाल इमारत भी ज़ेर आब आ गई है। लोगों का कहना था कि उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया के सामने ये मसला उठाया, लेकिन आज तक पानी की निकासी के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये एरिया है वो एक तालाब में तब्दील हो गया है और यहाँ पर बारिशों का पानी या फिर नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो पानी है वो मकानों के अंदर दाखिल हो गया है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मकान है उनको शदीद खतरा लाहिक हुआ है। और लोगों का कहना है कि उन्होंने बारहा ये मसला जो है हुकाम के साथ उठाया, लेकिन अभी तक इस मसले के हवाले से कोई भी हल जो है वो सामने नहीं आया है और इस वजह से यहाँ के लोग भी परेशान हैं। हम दिखा सकते हैं किस तरह से जो ख़वातीन है, मर्द व ज़न है, वो सरापा एहतिजाज है और चाहते हैं कि इस मसले का फौरी हल जो है वो निकल जाए। 2017 से ये इशू यहाँ से चल रहा है, तो आई थिंक 23 करोड़ रुपीस यहाँ का जो ये ड्रेनेज का जो था ये बजट इनको मिला। तो मसला ये हुआ कि उन्होंने लाइन जो है हैदरपुरा से पूरा यहाँ एक एरिया और है गंगबुगा तक उन्होंने लाइन बनाई ड्रेनेज की। कहीं कहीं पे बड़े पाइप्स डाल दिए, कहीं कहीं पे छोटे पाइप्स डाल दिए। तो एट लास्ट उन्होंने जो ड्रेनेज बनाई, ड्रेनेज बनाने के बाद पैसा हजम हो गया, बिल निकाली। सदा पे वो दरबदर गुमतिस तबाह कर सैलाब खोलुक करानी क्या जमात पगह करो, ब्या जमात कलकस करो, ब्या जमात हफ्त करू जुदा करू, अंदान कहें कहें सपदान गई मार बहुत पान बेमार हार्ट पेशेंट कहें अंदान गई आज मे बसान गई 10 वरियस इथे कन यह परेशानी। रात मे 6 तान कोर ये रोन मे बात 6 तान कोर मे रात अब ये रात दो कड़ान ती रात वापस बे वन नबर युथ माह मुबारक लेट कत लबो कत करो कह नेरान नमाज क्या आब वन नबर नेर मे बची वाचम मज अत दौरित तथ निबि अगर न पन्नस मज रिश्ते कुरानस पे गई रिश्ते वापस मगर ये अगर जिंदगी मज कह खरी शेरी सानिस आंगनस मज ना कहें तन अगर आजाद करो खुदा तो खुदा रसूल करो तुम आजाद जुलमस मज कहें सोन मसल बोजान यह करतो हल तेल नेरो हैदरपुर अगर ये आंदि। हाँ बिल्कुल, हम लोग हर साल जो हमारा फंड्स हमें आते हैं हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को अलग अलग इलाकों में अपग्रेड करते हैं। ओवरऑल सिटी का पूरा प्लान बना हुआ है, इनको पार्ट्स में काम इन पे किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में आपने देखा मैक्सिमम जो हमारा सिटी है वो प्रॉपर्ली कवर्ड है और कुछ हमारे जो नए कॉलोनीज़ हैं, नए एरियाज़ हैं वो अब अफेक्टेड है, उन पर भी अब हम काम करने जा रहे हैं और कुछ इस साल भी काम हुआ है, अगले साल भी कैपेक्स में भी काम। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर ने तब्दीली की आवाज़, ख्वातीन के खिलाफ जराइम से निपटने और रोकथाम के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस ने वादी की नामवर ख्वातीन को इकट्ठा किया। इन्होंने ख्वातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम और ख्वातीन में आईनी हुकूक के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देने के बारे में जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुआशरे में ख्वातीन को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करना और इन मसाइल से निपटने के तरीके तलाश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। पिछले 3-4 सालों की जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन इज़ ऑन एन इंक्रीज। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमने यहाँ पे ये 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें हमने काफ़ी सारे ऑनलाइन स्पीकर्स जो इंटरनेशनली हमारे साथ जुड़े हैं और नेशनल स्पीकर्स फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ जो जुड़ी हुई औरतें हैं उनको बुलाया है ग्लोबली पैन इंडिया और उनकी बातें हमने अपने बच्चों तक और अपने कॉलेज का जो हमारी फैकल्टी है उन तक हमने पहुँचाई है ताकि
हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। लड़कियों को उनके हकूक का पता होना चाहिए, उनकी राइट्स का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो लड़कियों के लिए महफूज होने चाहिए। Number of things which have been discussed from yesterday, like the problems and violence faced by women, and about my paper, I discussed about what are the problems faced by women when it comes to the role of police and judiciary. So, how sensitive police and judiciary are towards the problems of women. So we understand that when a woman is facing violence at the very initial stage, she wants justice, and what are the doors she wants to go to? These are after the mohalla committees and other things, the ultimate resort to her problems is the police, and she she feels that I can get justice there. But what I have done through my paper, the survey which I have done through my paper, is that the police is not sensitive towards the problems of women, especially the male policemen. तो इन 50 सालों में बहुत अवेयरनेस आया है। साथ में जो महिला अध्ययन विभाग आए, जो महिला आंदोलन के कारण एक्चुअली फाइट करके लाए गए, उसके कारण भी जो रिसर्च हुए या जिस तरह काम करते थे, विमेन स्टडी प्लस सरकार प्लस जो एनजीओ है, महिला आंदोलन की संस्थाएं, तीनों ने मिलकर सरकार के साथ भी जो काम किया, यानी सड़कों पे तो लड़ाई लड़ी, लेकिन साथ में जो नए कानून आए, संशोधित कानून बनाए गए, और लोगों में जो अवेयरनेस आया, उससे ये हुआ कि महिलाएं ये हिम्मत जुटा सकी कि अपने अगेंस्ट हुए क्राइम के बारे में, वायलेंस के बारे में बोलने लगी, पुलिस के पास जाने लगी, कंप्लेन होने लगे। ये एक परिवर्तन आया है। और जनूबी कश्मीर के कस्बा पापुर के लुधु और शाली इलाकों में लहसुन की फसल को बीमारी लग गई है। इसकी वजह से किसान परेशान हैं। स्कॉस्ट की टीम ने इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया है। इस सिलसिले में एक पूरी टीम यहाँ पे आज आई है, जिसमें हमारे पैथोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे क्रॉप फिजोलॉजी से एक साइंटिस्ट हैं, फिर वेजिटेबल साइंस से एक साइंटिस्ट हैं। तो हमने यहाँ पे आके इसको यहाँ पे एग्जामिन किया क्रॉप को। तो इनिशियली जो हमें लग रहा है कि इसमें जो बेसल एरिया है, अंडरग्राउंड एरिया है, उसमें राट हुआ है। तो हमने कुछ सिंपल निकाले, तो उसमें हमें देखा कि इसमें राट हुआ है, और ऊपर जो क्रॉप है उसमें येलोइंग हो गई। अभी जो हमने क्रॉप की सिचुएशन देखी, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। इसमें जो प्लांट ऑलरेडी सूख गए हैं, जिनमें पूरा राट नीचे हुआ है, उनकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अभी बचे हैं प्लांट, उनको अगर प्रॉपर जो हमारी रिकमेंडेशन होगी वो ये फॉलो करते हैं, तो वो प्लांट बच जाएंगे, और जिनमें माइनर अभी इन्फेक्शन है तो वो भी रिकवर हो सकते हैं। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गाडाखोड सोनावारी में एक मेगा एनरोलमेंट आगाही कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, वालिदैन, सिविल सोसाइटी के अरकान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर मेहमान खुसूसी थे। तो साहब की डायरेक्शन के मुताबिक वती डायरेक्टर साहब ने हमें डायरेक्शन दी थी एनरोलमेंट ड्राइव के पूरे कश्मीर डिवीज़न में। तो उसके ऑर्डर के तहत ये एनरोलमेंट ड्राइव 7 तारीख से बराबर 25 तारीख से चलेगा, और आज भी इसी कड़ी के तहत हमने यहाँ पर मेगा एनरोलमेंट ड्राइव किया है। जबकि इससे पहले हम आज तक तो हमारे पूरे क्लस्टर स्कूलों में एक ड्राइव चला। आज तक हमने ये प्राइवेट एडमिशन जो है प्राइवेट स्कूल से 53 किए हैं, और फ्रेश जो एडमिशन्स हैं वो 117 है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन 2-3-4 दिनों में हम और भी प्राइवेट स्कूल से बच्चों को दाखिला करा सकते हैं, और नए एडमिशन भी आ सकते हैं। तो बहुत इस मादा और मकसद यही है कि जो हमारे ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल जो इन्होंने किसी वजह से छोड़ा है, उनको स्कूल में इंदराज कराना है, और जो हर घर और हर बच्चा जो है वो इस तालीम के नूर से मुनव्वर हो जाए। और डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और मिशन युवा जम्मू कश्मीर शाहजाद आलम ने न्यूज़ 18 के साथ एक खास बातचीत में कहा कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है, और मिशन युवा के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने के समत में अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। बेसिकली मिशन युवा में सबसे पहले तो हम लोगों ने बेसलाइन सर्वे किया, एंड बेसलाइन सर्वे से हम लोगों ने लगभग 5.5 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई किए। अब उसके बाद ये जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए हमारे पास जो है मिशन युवा के अंतर्गत टोटल 4 स्कीम्स है।
एक है जो सबसे हमारा जो फ्लैगशिप स्कीम है वो है नैनो इंटरप्राइजेस। और नैनो इंटरप्राइजेज में बेसिकली हम लोग जो है नेक्स्ट 5 साल में जो है 1,25,000 इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। बेसिकली ये ऐसे होते हैं कि जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 10 लाख से कम हो, छोटे जो रोज़गार होते हैं, जो कोई बुटीक शॉप स्टार्ट करना चाहता है, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, टेलरिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करना चाहता है, ई सर्विसेज से रिलेटेड कंप्यूटर और IT सेंटर खोलना चाहता है, तो देन गवर्नमेंट उसको जो है सब्सिडी के माध्यम से जो है लगभग 25% जो उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रोवाइड करती है। या अगर वुमेन एंड PW स्पेशली एबल्ड है तो उसको 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। प्लस कई सारे लोगों को इंटरेस्ट से भी जो है वो दिक्कत होता है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन का भी इसमें जो है माध्यम है। और लद्दाख यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के बारे में जो खबर आ रही है, लद्दाख यूनिवर्सिटी में सेफगार्डिंग फ्रोजन लाइफ ग्लेशियर्स और बर्फानी खित्तों के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर 2 रोज़ा सिम्पोजियम का आगाज़ हो गया है। ये वर्कशॉप यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी और साथ ही साथ इंडिया ट्रस्ट और दी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है। तक़रीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने किया, जबकि महकमा जंगली हयात ने लेह के बंदी मित्तल, IMD डायरेक्टर सोनम लोटस और दीगर मौजूद मेहमान भी मौजूद थे। दुनिया भर के ग्लेशियर्स पर तहकीक करने वाले माहिरीन शिरकत कर रहे हैं, जो बर्फानी खित्तों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपनी तहकीक और ख्यालात पेश करेंगे। ग्लेशियर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और क्या स्टेप्स हम और आप ले सकते हैं अपने कॉमन एवरीडे लाइफ में, जिससे कि हम अपने कार्बन एमिशंस कम कर सकें और एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें ग्लेशियर्स के प्रिजर्वेशन की तरफ। जो हमारे लद्दाख के ग्लेशियर्स हैं ये एक पानी का सोर्स हैं, जितने भी हमारे मेजर रिवर्स हैं इनको ये ग्लेशियर्स फीड करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन ग्लेशियर्स को लाइफलाइन कहा जा सकता है लद्दाख की, ना सिर्फ लद्दाख की बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि जितने भी बड़े रिवर्स हैं वो सारे इन्हीं ग्लेशियर्स के पानी से ही आगे जाकर रिवर्स बनते हैं। ये 2 दिन का जो वर्कशॉप सेमिनार कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि ये हम ग्लेशियर्स के ऊपर पूरा दुनिया चिंता कर रही है। और ये जो हम ट्रांस हिमालयन लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं। लेकिन अभी हमें जो आपके साथ बातचीत करनी है वो ये है कि ग्लेशियर के दोनों पहलू हैं। ग्लेशियर हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और ग्लेशियर से जो पानी निकलता है धीरे धीरे वो हमारे खेतों में भी आता है और हमारे पानी नदियों में भी आता है, यानी कि पीने का स्रोत भी बनता है। और इसीलिए शायद हम यहाँ पे अपने गांव बसा पाए और जिंदा भी हैं। लद्दाख में भी एक कहावत है ना कि छू में ना यूल में था, जब पानी ही नहीं है तो फिर गाँव बचेंगे नहीं लद्दाख में। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको जो है सपोर्ट करते हुए लद्दाख में भी एक कुछ हम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ये 2 दिन का सिंपोजियम जो है हम लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ मिल के जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें एक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी US से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 2 दिन जो है बहुत ही इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सबके लिए, बच्चों के लिए स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, क्योंकि बच्चों को, यूथ को ही जो है इस पे एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर सदन में धारा 370 पर सीएम उमर अब्दुल्लाह का बड़ा बयान। कहा, महाराजा हरि सिंह धारा 370 को कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं लाए, बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए था। सदन में सीएम उमर अब्दुल्लाह ने धारा 370 हटाए जाने के मुद्दे पर दिया बयान। बोले, धारा 370 को हटाकर क्या मिला? जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा दूसरे राज्यों के बराबर नहीं। विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने विभागों में खाली पड़े पदों को लेकर दिया बयान। कहा कि सरकार इन पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध, एजेंसियों को रिक्त पदों के संबंध में भेजी गई सिफारिश। प्रश्नकाल में एनसी विधायक अल्ताफ बानी ने उठाया डिग्री कॉलेज और पहलगाम में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना का मुद्दा। कैबिनेट मंत्री सकीना आयतू का जवाब, कानूनी पहलुओं के तहत काम जारी। निर्दलीय विधायक रामेश्वर सिंह ने उमर
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर जम्मू कश्मीर का स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आलमी ग्लेशियर डे के हवाले से एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रोमशो ने की। ग्लेशियरों की हिफाजत पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख में करीब 20,000 के करीब ग्लेशियर्स है और मैं कह रहा हूँ कि ये जो है रिसोर्स है हमारा ग्लेशियर्स सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ग्लेशियर्स से पानी आता है, उस पर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, उसमें हमारा हॉर्टिकल्चर डिपेंडेंट है, उसमें हमारे एनर्जी जो हाइड्रो पावर एनर्जी आती है वो डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल में हर एक सेक्टर ऑफ इकॉनमी अब जम्मू एंड कश्मीर का देख लीजिए, वो पानी पर उसका डिपेंडेंस है। तो इन ग्लेशियर्स को कैसे हम प्रिजर्व करें, चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन पर जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, इंक्रीजिंग मेल्टिंग हो रही है, तो उसका हर सेक्टर ऑफ इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसको हम कैसे कम कर लें, तो इस पर स्ट्रेटजीज़ बनाने हैं, एक्शन प्लान्स का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ताकि आगे जो है गवर्नमेंट हो, चाहे एकेडेमिया हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे लोग हो, कॉमन मैन हो, सब जुड़ के इसके बारे में सोचें और कुछ इकदाम ले लें जिससे ग्लेशियर्स को आगे हम प्रिजर्व कर सकें। और तहसील ऑफिस तुलाबोला ने जिला इंतजामिया गांदरबल के ताउन से मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में एक शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने झंडी दिखाकर किया। इफ्तिताह के बाद तहसीलदार तुलाबोला की क़यादत में एक रैली निकाली गई जो मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल से तुलाबोला तक जारी रही। ये एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव हमने यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल से किक स्टार्ट किया है अंडर द थीम ऑफ गो ग्रीन कश्मीर गो ग्रीन गांदरबल। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही आने वाले दिनों में एक प्लांटेशन ड्राइव रहेगा। अभी 22 मार्च को हमारा वाटर कंजर्वेशन के भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें जल शपथ ली जाएगी। तो ये फोकस यही है कि हम डिस्ट्रिक्ट को एनवायरमेंटली ग्रीन और एनवायरमेंटली कॉन्शियस एक अप्रोच प्रमोट की जाए लोगों के बीच में। तो इसी सिलसिले में आज सभी डिपार्टमेंट्स ने तहसीलदार हमारे हैं, तहसीलदार राज स्पेशली, और सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी तरफ से एक ये जॉइंट एफर्ट है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आज की डेट में जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ी हमारी वेल्थ है, वो है हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा नेचुरल ब्यूटी है। तो हम सभी के एफर्ट्स रहने चाहिए कि इसको हम कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, और यही हमारी असली वेल्थ है। और वर्ल्ड फास्ट डे की मुनासबत से पटन के परिहासपुरा में IRP की नवी बटालियन ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के बाहमी इश्तराक से शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। इसका आगाज नवी बटालियन के कमांडेंट SSP मुबशर हुसैन ने किया। आला अफसरान और कश्मीर चैम्बर्स के सेक्रेटरी जनरल भी इस मौके पर मौजूद थे। IRP के जवानों ने 500 देवदार के पौधे लगाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।